बच्चों आज हम कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 10 वित्तीय बाजार के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। देखिए इसकी स्थापना 1988 में की गई। इसकी स्थापना करने का क्या कारण था वह एक उदाहरण से देखते हैं। देखिए एक व्यक्ति है, इसका नाम है मोहन। इसने एक कंपनी के शेयर खरीदे। इसने 5000 शेयर खरीदे हैं और प्रत्येक शेयर का मूल्य 100 रुपये था प्रति शेयर। इसने अपना धन निवेश किया इन शेयरों को खरीदने में। जो कंपनी जिसके शेयर इसने खरीदे थे उसने इसके साथ धोखाधड़ी की, उसके द्वारा इसके साथ धोखाधड़ी की। उसने इसे अंश पत्र, जो अंश प्रमाण पत्र था वह नहीं दिया। जब व्यक्ति के पास उसकी पूंजी लगाने के बाद भी किसी भी प्रकार का अंश प्रमाण पत्र नहीं है तो वह अंशधारी नहीं माना जाएगा। 1980 के दशक में कागज के रूप में अंश प्रमाण पत्र आया करते थे। इसके द्वारा अंशों को भेजने में देरी की गई। इसके द्वारा अंश प्रमाण पत्र पूरी मात्रा में जारी नहीं हुए या फिर इसके द्वारा जाली प्रमाण पत्र जारी किए गए। जाली प्रमाण पत्र जारी किए गए। इससे जो यह निवेशक था, इस निवेशक के मन पर बहुत ही गहरा आघात पहुंचा और यह जिससे भी मिलता था उससे इस क्षेत्र से, शेयर बाजार से दूर रहने के बारे में यह कहने लगा। इस प्रकार लोगों के मन में शेयर बाजार की गलत धारणा पैदा होने लगी। इस धारणा को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा 1988 में सेबी की स्थापना की गई। देखिए कई और भी कमियां थी जिन्हें दूर करने के लिए सेबी की स्थापना की गई, लेकिन सरकार निवेशक को धोखाधड़ी से बचाना चाहती थी, जालसाजी से बचाना चाहती थी, साथ ही साथ शेयर बाजार को भी मजबूती से आगे बढ़ाना चाहती थी। इस कारण से उन्होंने 1988 में शेयर बाजार की रूप में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसको हम बोलते हैं सेबी। देखिए बच्चों 1988 में जब इसकी स्थापना की गई तब केवल यह कार्यों को देखती थी, कार्यों को देखने का कार्य किया करती थी। इसके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। धीरे धीरे सरकार को लगा कि इसे वैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए और इस कारण से 1992 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसे वैधानिक दर्जा दे दिया गया। और जो सेबी का प्रधान कार्यालय है, जो इसका प्रधान कार्यालय है वह मुंबई में स्थित है। वह कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इसके अलावा इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जो दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई महानगरों में स्थित है। ये इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो कि उस क्षेत्र में कार्य को देखते हैं। देखिए इसका
जो प्रमुख उद्देश्य था वह था 1980 के दशक में जो कमियां शेयर बाजार में पाई गई, उन कमियों को किस प्रकार नियंत्रित किया जाए, किस प्रकार निवेशक को शेयर बाजार से जोड़े रखा जाए और इसके महत्व को बढ़ावा देने का कार्य इसके द्वारा किया जाना था। तो इसके क्रम में 1992 में सरकार द्वारा इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। इसकी 2 सलाहकार समितियां होती है, 2 सलाहकार समितियां होती हैं। देखिए, इन जो सलाहकार समितियों की जो राय होती है उसे मानना अनिवार्य नहीं होता है सेबी के लिए, लेकिन फिर भी यह सलाहकार समिति में विशेषज्ञों को रखती है। जो बाजार के महत्वपूर्ण खिलाड़ी होते हैं, जो वहाँ के बहुत अच्छे कर्ता होते हैं, उनको यह उस समिति में रखती है। और ये समितियाँ प्राथमिक बाजार के संबंध में व द्वितीयक बाजार के संबंध में इन दोनों बाजारों से जुड़े हुए जो मामले होते हैं उनके बारे में सलाह देने का कार्य करती है। किस प्रकार इन क्षेत्रों को और अधिक आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये सलाह देने का कार्य करती हैं। देखिए बच्चों, आज हम इसी सेबी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं सेबी के बारे में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, देखिए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यह इसका लोगो है, इसको आप कई जगह देखते होंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना भारत सरकार द्वारा 12 अप्रैल 1988 को एक अंतरिम प्रशासनिक निकाय के रूप में की गई। पहले यह एक प्रशासनिक निकाय के रूप में ही था, जो प्रतिभूति बाजार के क्रमबद्ध, नियमित एवं स्वस्थ वृद्धि तथा निवेशकों की संरक्षा को बढ़ावा प्रदान करे। और इसका जो कार्य था वह था, जो प्रतिभूति बाजार था, शेयर बाजार था, उसमें नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से स्वस्थ वृद्धि को करवाना, साथ ही साथ निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, संरक्षा प्रदान करना भी इसका पहला कार्य था। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में कार्यरत था। प्रारंभ में जब 1988 में यह स्थापित किया गया तो यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत संपूर्ण प्रशासकीय नियंत्रण में था और उसी के अधीन इसने कार्य करना प्रारंभ किया। 30 जनवरी 1992 को सेबी को एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश के द्वारा वैधानिक निकाय का दर्जा दिया गया और 1992 में 30 जनवरी 1992 को इसे एक वैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा एक अध्यादेश लाकर। बाद में यह शासनादेश या अध्यादेश से हटाकर संसद के अधिनियम के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 में बदला गया और बाद में इस पर संसद में एक अधिनियम बना दिया गया जो कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के नाम से जाना जाता है। सेबी की स्थापना के कारण, अब इसकी स्थापना के क्या कारण थे, क्यों इसे स्थापित किया गया? देखिए, अभी हमने देखा था बाजार में कई कंपनियां कई प्रकार से धोखाधड़ी करती थी, अंशधारकों को अंश पत्र नहीं पहुंचाती थी या विलंब से पहुंचाती थी, जाली प्रपत्र जारी कर दिया करती थी, उन्हें अपना अंशधारी मानने से इनकार कर देती थी, उन्हें लाभांश का वितरण नहीं करती थी, साथ ही साथ मूल्यों को भी, जो अंशों के मूल्य होते हैं उनको भी प्रभावित करने का कार्य उनके द्वारा किया जाता था। फर्जी कंपनियां भी इसमें बहुत घुस गई थी। इस कारण से सेबी की स्थापना करना बहुत अनिवार्य हो गया था। पूंजी बाजार ने 1980 दशक के दौरान एक आश्चर्यजनक वृद्धि देखी, जिसे विशेष रूप से जनता की बढ़ती भागीदारी के रूप में विशिष्टीकृत किया जा सकता है। देखिए, 1980 के दशक में पूंजी बाजार में बहुत तेज गति से वृद्धि देखने को आई। उस समय तो यह लगा कि लोग अधिक से अधिक संख्या में इसमें निवेशक के रूप में आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। इसके रूप में इसे विशिष्टीकृत किया गया कि अधिक से अधिक लोगों के आने के कारण पूंजी बाजार में बहुत अधिक तेजी देखने को मिली है। निवेशकों की लगातार तीव्रता से बढ़ती जनसंख्या एवं बाजार पूंजीकरण के विस्तार के कारण कंपनियों, दलालों, मर्चेंट बैंकरों, निवेश परामर्शकों तथा प्रतिभूति बाजार में सम्मिलित अन्य लोगों के साथ एक अंग के रूप में विभिन्न प्रकार के अपराधों, दुराचारों ने जगह ली। देखिए,
जो शेयर बाजार के अंदर पूंजी बाजार के विभिन्न जो लोग थे, चाहे वो शेयर ब्रोकर थे, चाहे वो विभिन्न प्रकार की कंपनियां थी, चाहे वो मध्यस्थ थे, इन सभी के साथ साथ शेयर बाजार में अब अपराध बढ़ने लगे। कई प्रकार की नियमों की कमियों का फायदा उठाकर लोगों ने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के तरीके ढूंढने प्रारंभ कर दिए, जिसका देश के अंदर जनता में, निवेशकों में गलत प्रचार हुआ। इनमें स्वनिर्मित मर्चेंट बैंकर्स, देखिए लोग अपने आप को स्वनिर्मित यानी खुद ही घोषित मर्चेंट बैंकर्स बोलने लगे। उन्होंने अपने आप को मर्चेंट बैंकर्स के रूप में प्रदर्शित करना प्रारंभ कर दिया। अनधिकृत रूप से निजी नियोजन, मूल्य की कृत्रिम वृद्धि, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना, स्टॉक एक्सचेंज के नियमों एवं विनियमों को तोड़ना तथा सूचीबद्धता की जरूरत न पूरी करना तथा शेयरों की डिलीवरी पहुंचने में देरी आदि शामिल थी। अब क्या क्या अपराध होने लगे, देखिए खुद ही अपने आप को मर्चेंट बैंकर्स घोषित कर देते थे ताकि निवेशकों को और कंपनियों को लुभाया जा सके। अनधिकृत रूप से निजी नियोजन, कई लोग अपने आप ही शेयर मार्केट के दलाल बनने लगे, यानी वे स्वयं ही नियोजन करने लगे, लोगों को उसमें जोड़ने लगे दलाल के रूप में, जो कि गलत था, क्योंकि एक संस्था के माध्यम से ही शेयर दलाल बना जाता था। मूल्य की कृत्रिम वृद्धि, मूल्यों के अंदर जो अंशों के मूल्य थे उनके मूल्यों में कृत्रिम वृद्धि लाई जाने लगी, यानी जानकारियां प्राप्त करके इधर उधर से जानकारियां इकट्ठी की जाती और उनके द्वारा जो शेयर बाजार था उसको प्रभावित करने का कार्य लोगों द्वारा किया जाने लगा। और यह सारा कार्य उस समय नियमों की कमी के कारण आसानी से हो रहा था। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करना, जो कंपनी अधिनियम थे 1956 के, उनके प्रावधानों की अवहेलना इनके द्वारा की जाने लगी। साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज के जो नियम थे, जो विनियम थे, उनको भी तोड़ने लगे थे। लोग उन नियमों को अब नहीं मानते थे, उनको तोड़कर किस प्रकार से उनसे बचा जाए ऐसे रास्ते खोजकर निवेशकों को धोखा पहुंचाने लगे थे। तथा सूचीबद्धता की जरूरत न पूरी करना, जो सूचीबद्ध होने के लिए एक कंपनी को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी उसको भी ये पूरी नहीं करते थे। कंपनियां फर्जीवाड़े तरीके से इसमें प्रवेश करने लगी थी। शेयरों की डिलीवरी पहुंचने में देरी आदि शामिल थे और शेयरों को जो निवेशक होते थे उन तक पहुंचने में काफी विलंब होने लगा था। निवेशक हताश होने लगे थे। ये कमियां शेयर बाजार में आने लगी, ये अपराध शेयर बाजार में उस समय होने लगे थे। इन व्यापार दुराचारों या अपराधों तथा बहुसंख्या निवेशकों की शिकायतों ने निवेशकों के विश्वास को तोड़ डाला और इससे जो निवेशक थे उनके विश्वास को तोड़ने का कार्य हुआ। देखिए ये जितने भी अपराध थे ये निवेशकों को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे थे और निवेशकों की समस्याओं से निपटने में सरकार तथा शेयर बाजार बिना कागजी एवं कानूनी प्रावधानों के खुद को लाचार महसूस करते थे। उस समय के जो शेयर बाजार थे, साथ ही साथ सरकार भी, जो निवेशक थी, उनकी समस्याओं को हल करने में बहुत बुरी तरह से असफल रही। वे प्रभावित हो रहे थे क्योंकि किसी भी प्रकार की कानूनी बाध्यताएं उस समय नहीं थी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। वो किसी भी प्रकार से इन अपराधों को रोकने में सक्षम नहीं हुए और इसी कारण से सरकार को सेबी की स्थापना करनी पड़ी। उपयुक्त दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि एक नियंत्रक निकाय स्थापित किया जाना चाहिए जिसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना गया, जिसे हम सेबी के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना इन अपराधों को कम करने के लिए की गई ताकि शेयर बाजार पर, स्टॉक एक्सचेंज पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, निवेशकों का भरोसा कायम रखा जाए। इसके लिए भारत सरकार ने कदम उठाए और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना की। सेबी के उद्देश्य देखिए, सेबी के कौन कौन से उद्देश्य थे बच्चों। पहला था शेयर बाजार तथा प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करना ताकि क्रमबद्ध ढंग से उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा मिले। देखिए इसका जो पहला उद्देश्य था यह था शेयर बाजार और प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करना, यानी उसके अंदर जितने भी लोग थे, जितने भी काम करने वाले व्यक्ति थे, चाहे मध्यस्थ थे, चाहे सूचीबद्ध कंपनियां थी, उनको पंजीकृत करने का काम सेबी द्वारा किया गया।
और इसके माध्यम से शेयर बाजार और प्रतिभूति उद्योग को विनियमित करके उनके क्रमबद्ध रूप से क्रियाशील बनाने का इसके द्वारा प्रयास किया जाना था। दूसरा उद्देश्य इसका रखा गया निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना, विशेष रूप से व्यक्तिगत निवेशकों को मार्गदर्शित एवं शिक्षित करना। इसका दूसरा उद्देश्य रखा गया था निवेशकों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना। किस प्रकार निवेशकों के अधिकार और हित सुरक्षित रहें ताकि वे शेयर बाजार में जो कदाचार थे उनसे बच सकें, इसके लिए उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करना और शिक्षित बनाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य रखा गया। तीसरा था व्यापार कदाचारों दुराचारों को रोकना तथा प्रतिभूति उद्योग के स्वनियामन द्वारा एवं इसके वैधानिक विनियमन के बीच एक संतुलन प्राप्त करना। देखिए, जो व्यापार कदाचार थे उनको रोकने का कार्य भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। चौथा, मध्यस्थों जैसे कि दलाल, ब्रोकर्स, मर्चेंट, श्रेष्ठ बैंकर्स आदि के द्वारा एक आचार संहिता एवं निष्पक्ष व्यवहार को प्रतियोगी एवं व्यावसायिक बनाने के दृष्टिकोण के साथ विकसित एवं विनियमित करना। जो मध्यस्थ थे उनको भी एक आचार संहिता के द्वारा उनके व्यवहार को प्रतियोगी बनाने का कार्य भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। सेबी के कार्य, देखिए सेबी के जो उद्देश्य थे उन्हीं से इसके कार्य भी देखने को मिलते हैं। और प्रमुख कार्य क्या थे वो देख लेते हैं। भारत में प्रतिभूति बाजार की उभरती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सेबी को विनियमन तथा प्रतिभूति बाजार का विकास दोनों कार्यों की सुपुर्दगी सौंपी गई। देखिए, सेबी को विनियमन का कार्य भी दिया गया, साथ ही साथ जो प्रतिभूति बाजार था उसके विकास का कार्य भी इसे दिया गया। सेबी के कार्यों की निकासी इसके उद्देश्य से होती है, जो इसके उद्देश्य हैं उसी से इसके कार्य देखने को मिलते हैं। और इसके जो कार्य हैं वो महत्वपूर्ण रूप से तीन है। पहला है सुरक्षात्मक, दूसरा है नियमनकर्ता, तीसरा है विकासपूर्ण कार्य। अब इन्हें देख लेते हैं बच्चों। पहला है सुरक्षात्मक कार्य। सेबी प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी एवं अनुचित कार्यों पर प्रतिबंध लगाती है। अनुचित व्यापारिक कार्यों में निम्न सम्मिलित हैं। देखिए, सेबी का पहला सुरक्षात्मक कार्य था जो बाजार था प्रतिभूति बाजार, उसके अंतर्गत जो धोखाधड़ी हो रही थी, जो अनुचित कार्य हो रहे थे उन पर प्रतिबंध लगाना, ताकि जो निवेशक हैं उसके अधिकार और उसके हित सुरक्षित रह सके। और ये धोखाधड़ियां किस प्रकार की थी? पहला, प्रतिभूतियों के बाजार मूल्यों में वृद्धि अथवा घटोतरी के एकमात्र उद्देश्य के लिए हेराफेरी करना। जो प्रतिभूतियां थी उनके बाजार मूल्य में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हेराफेरी करना। एकाएक उनके मूल्य में वृद्धि हो जाए और एकाएक ही उनका मूल्य घट जाए, इससे निवेशकों को बहुत लाभ भी होता था और बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता था। इस उद्देश्य से जो भी कार्य किया जाता था, यानी इस मूल्य में वृद्धि लाने और घटोतरी लाने के उद्देश्य से जो भी हेराफेरी की जाती थी, ऐसे कार्यों को रोकना सेबी का प्रमुख कार्य था। ऐसे झूठे कथन जिससे किसी भी व्यक्ति को प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए उकसाया जा सके। देखिए, यह भी कदाचार के अंतर्गत आता था। झूठे कथन बोलकर लोगों को प्रतिभूतियां खरीदने और बेचने के लिए उकसाना, जिससे कि निवेशकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था और कई लोग इसका फायदा उठाकर मुनाफा कमा लेते थे। तो ऐसे जो कदाचार थे उसको रोकना भी सेबी का प्रमुख कार्य था। सेबी शेयरों के भीतरी व्यापार पर रोक लगा रखी है। देखिए, सेबी के द्वारा जो भीतरी व्यापार होता था, इनसाइडर ट्रेडिंग जो होती थी, उस पर भी रोक लगाई गई। यानी व्यवसाय से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होता था, कंपनी से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति था, आंतरिक व्यक्ति, उसके पास कंपनी से जुड़ी हुई कई सारी गोपनीय जानकारी होती थी और उसका प्रयोग करके वह कंपनी के जो प्रतिभूतियां होती थी उनके मूल्यों में परिवर्तन आसानी से ला सकते थे और ऐसी जानकारियों को वो बाहर लीक करके काफी मुनाफा भी कमा सकते थे। तो सेबी के द्वारा इस प्रकार से भीतरी व्यापार पर रोक लगाई गई, जिससे कि निवेशकों को हानि ना उठानी पड़े। आंतरिक व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो कंपनी से जुड़ा होता है, उसे कंपनी की प्रतिभूतियों के प्रभावित करने वाली सूचना प्राप्त होती है जो जनसाधारण को प्राप्त नहीं हो सकती। जो भीतरी व्यक्ति होता था उसे कंपनी से जुड़ी हुई गोपनीय
गोपनीय जानकारियां प्राप्त होती थी, आंतरिक जानकारियां प्राप्त होती थी, जिससे कि बाजार मूल्य, जो प्रतिभूतियां होती हैं उनके बाजार मूल्य को प्रभावित किया जा सकता था। और ये जानकारियां जनसाधारण के पास तो होती नहीं थी, तो इससे भी प्रतिभूतियों का मूल्य प्रभावित करके निवेशकों को काफी नुकसान पहुंचाया गया था। तो सेबी के द्वारा इस प्रकार की जो भीतरी व्यापार था, इस पर रोक लगाई गई। तीसरा, सेबी निवेशकों को शिक्षित करने के लिए कदम उठाती है। सेबी जो निवेशक होते हैं उनको शिक्षा प्रदान करता है, वह शेयर बाजार के बारे में उन्हें जानकारी प्रदान करने का कार्य भी करता है ताकि वे जागरूक हो सकें। चौथा, प्रतिभूति बाजार में उचित कार्यों एवं आचार संहिता को बढ़ावा देती है। सेबी प्रतिभूति बाजार में उचित कार्यों को बढ़ावा देने का कार्य करती है, साथ ही साथ एक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट को भी लागू करती है, जिसकी पालना करना सेबी के लिए आवश्यक होता है। सेबी ने ऋण पत्रधारियों के हितों के रक्षार्थ दिशा निर्देश दिए हैं, जैसे कि सेबी ने ऋण पत्रधारियों के सुरक्षा के लिए, हितों की रक्षा के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार कंपनी स्वयं के ऋण पत्रधारियों के कोषों को कहीं अन्यत्र निवेश नहीं कर सकती। जो कंपनी है वह अपने ऋण पत्रधारियों के जो उनके लिए निर्धारित कर रखी है उसको कहीं अन्य जगह निवेश नहीं कर सकती। साथ ही साथ शर्तों को बीच में ही नहीं बदल सकती, और वह जो शर्तें पहले निर्धारित कर दी गई हैं उन्हें भी दोबारा नहीं बदल सकती। बीच बीच में वह शर्तों में कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकती। तो यह सेबी के द्वारा एक प्रतिबंध लगाया गया है विभिन्न कंपनियों पर उचित कार्यों के दृष्टिकोण से। साथ ही साथ इस प्रकार की आचार संहिता भी उसके द्वारा प्रतिपादित की गई है कि जो प्रतिभूति व्यापार को, बाजार को अच्छे तरीके से चलाने में मददगार साबित हो। नियमनकर्ता कार्य, देखिए इसके अंतर्गत सेबी द्वारा जो भी मध्यस्थ होते हैं, जितने भी शेयर बाजार के सदस्य होते हैं, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। दलालों एवं उपदलालों तथा बाजार के अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण। दूसरा है सामूहिक निवेश योजनाओं तथा म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण। जितने भी निवेश योजनाएं हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, उनका भी अब सेबी के द्वारा पंजीकरण किया जाता है। तीसरा है शेयर दलालों तथा पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस, फाइल विनिमय तथा मर्चेंट बैंकर्स का पंजीकरण। देखिए शेयर दलालों, पोर्टफोलियो एक्सचेंजेस का भी अब पंजीकरण होने लगा है सेबी में। धोखेबाजी एवं अनुचित व्यापारों की रोकथाम, साथ ही साथ जो धोखेबाजी से जुड़े हुए कार्य थे, साथ ही साथ जो अनुचित व्यापार से संबंधित कार्य थे, उनके रोकथाम का कार्य भी अब सेबी द्वारा किया जा रहा है। आंतरिक व्यापार एवं नियंत्रणकारी बोलियों पर नियंत्रण तथा ऐसे व्यवहारों के ऊपर दंड लगाना। जो आंतरिक व्यापार होता था, इनसाइडर ट्रेडिंग होती थी, साथ ही साथ नियंत्रणकारी जो बोलियां होती थी, उन पर भी रोकथाम लगाने का कार्य सेबी द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे व्यवहार अगर किए जाते हैं तो उनके ऊपर दंड लगाने का प्रावधान भी सेबी ने किया हुआ है, ताकि लोग ऐसे कार्य करने से बचें। छठा, उद्यमों में पर्यवेक्षण करना, जांच पड़ताल आयोजित करने के द्वारा जानकारी मांगना और शेयर बाजारों तथा मध्यस्थों की लेखा परीक्षा करना। देखिए अब जो सेबी है वह उद्यमों का पर्यवेक्षण करती है। उद्योग जो होते हैं, कंपनियां जो होती हैं, उनका समय समय पर उनका पर्यवेक्षण करने का कार्य भी करती है, उनकी जांच पड़ताल आयोजित कराती है, उनके संबंधित जानकारियां प्राप्त करती रहती हैं। साथ ही साथ यह ऑडिट भी आयोजित करवाती रहती है। समय समय पर शेयर बाजारों और मध्यस्थों की ऑडिट होती रहती है, जिससे उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। सातवां, अधिनियम के उद्देश्यों के बाहर किए जाने वाली गतिविधियों पर अधिशुल्क या कोई अन्य प्रभार लगाना। देखिए जो अधिनियम बना हुआ है उससे बाहर जाकर यदि कोई कार्य करता है तो उस पर अधिशुल्क लगाने का कार्य व दंड लगाने का कार्य भी अब सेबी द्वारा किया जाता है, ताकि कोई भी अधिनियम से बाहर के कार्य संचालित न कर सके, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। एसीआर अधिनियम 1956 के तहत दिए गए अधिकारों का निष्पादित एवं क्रियान्वित करना, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सौंपे जा सकते हैं, यह भी सेबी का प्रमुख कार्य है। विकासपूर्ण कार्य,
देखिए इसके अंतर्गत सेबी निवेशकों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य कर रही है, निवेशक शिक्षा प्रदान करती है, साथ ही साथ मध्यस्थों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य करती है, उचित आचरणों व्यवहारों तथा सभी एसआरओज के लिए संहिता को बढ़ावा देना, यह भी इसका विकासपूर्ण कार्य है। अनुसंधान आयोजित करना तथा बाजार के सभी भागीदारों के लिए उपयोगी सूचनाओं का प्रकाशन करना, यह भी इसका विकासपूर्ण कार्य है कि यह जो भी बाजार के प्रतिभागी हैं, जितने भी उसके सदस्य हैं, उन सभी को सभी जानकारी उपलब्ध हो सके, इसके लिए प्रकाशन का कार्य भी करती है, उन्हें उपयोगी सूचनाएं पहुंचाने का कार्य करती है, समय समय पर अनुसंधान आयोजित करने का कार्य करती है। सेबी का संगठनात्मक ढांचा, देखिए सेबी एक वैधानिक निकाय है, इसका जो प्रमुख कार्यालय है वह मुंबई में है और क्षेत्रीय कार्यालय इसके कोलकाता में है, चेन्नई में है और दिल्ली में स्थित हैं, जो उस क्षेत्र के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ जो सेबी है इसके कार्यों में सहयोग के लिए 2 समितियां, सलाहकारी समितियां बनी हुई हैं। देखिए एक सलाहकारी समिति प्राथमिक बाजार से जुड़ी हुई है और द्वितीयक बाजार से जुड़ी हुई दूसरी सलाहकार समिति इसमें बनी हुई है, जिसमें बाजार से जुड़े हुए विशेषज्ञ शामिल होते हैं। व्यावसायिक संगठनों के जो प्रमुख व्यक्ति हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सुविख्यात व्यक्ति हैं, वे इनमें शामिल होते हैं। आइए इसे देख लेते हैं। सेबी एक वैधानिक निकाय है, अतः यहाँ पर इसके क्रियाकलाप का दायरा एवं विस्तार बहुत व्यापक है, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। सेबी ने अपने कार्यकलापों को 5 कार्यात्मक विभागों में करने का निर्णय लिया है। इसी कारण सेबी ने अपने कार्यों को 5 विभागों में बांटा हुआ है। सभी विभागों का एक निदेशक होता है। प्रत्येक विभाग की अगुवाई एक कार्यकारी निदेशक करता है। मुंबई मुख्यालय के अलावा सेबी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, चेन्नई तथा दिल्ली में भी खोले हैं, जिससे कि संबंधित क्षेत्र के निर्गमनकर्ता, मध्यस्थों तथा शेयर बाजारों के साथ निवेशक की शिकायतों एवं संबंध अनुचितों को देखा जाए। देखिए जो ये क्षेत्रीय कार्यालय है वे अपने क्षेत्र से संबंधित निर्गमनकर्ताओं को, निवेशकों को, जो मध्यस्थ होते हैं, जो शेयर बाजार होते हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ जो अनुचित कार्य वहां हो रहे हैं उनको भी देखते रहते हैं, उनसे निवेशकों को बचाने का कार्य भी ये करते रहते हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य इन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने अपने क्षेत्र में किया जाता है। सेबी ने 2 सलाहकार समितियां गठित की है। देखिए इसने 2 सलाहकार समितियां गठित की है, लेकिन इनकी सलाह को मानना सेबी के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। यह प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति तथा द्वितीयक बाजार सलाहकार समिति है। इस समिति में बाजार के खिलाड़ी तथा सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त निवेशक संगठन तथा पूंजी बाजार की नामी गिरामी हस्तियां शामिल है। अब इन समितियों में कौन कौन शामिल होते हैं? बाजार के खिलाड़ी, जो बाजार में बहुत वर्षों से कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को इनमें शामिल किया जाता है। साथ ही साथ जो निवेशक संगठन होते हैं जिनको सेबी द्वारा मान्यता दी गई है, वे भी इनमें शामिल होते हैं और पूंजी बाजार की नामी गिरामी हस्तियां भी इसमें शामिल है। जो सुविख्यात बिजनेसमैन होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। ये सेबी की नीतियों हेतु महत्वपूर्ण निवेश विचार देते हैं। देखिए ये सेबी की नीतियां तैयार करने के लिए उसे महत्वपूर्ण सुझाव देने का कार्य करते हैं, विचार प्रदान करने का कार्य करते हैं। इन समितियों की प्रकृति गैर वैधानिक है और सेबी इनकी सलाहों से बाध्य नहीं है। देखिए ये गैर वैधानिक समितियां होती हैं तो सेबी बाध्य नहीं है कि इनकी राय को माने ही, फिर भी इनके अच्छे सुझावों को वह महत्व देती है। ये कमेटियां सेबी के उन सतत प्रयासों का हिस्सा है जिसे पूरा करने हेतु बाजार के विकास एवं विनियमन से जुड़े मुद्दों पर विभिन्न बाजार के खिलाड़ियों से एक प्रतिपेषण फीडबैक प्राप्त हो और इसके माध्यम से सेबी को बाजार के जो खिलाड़ी होते हैं उनसे बाजार के बारे में फीडबैक प्राप्त होता रहता है। बाजार में किस प्रकार की गतिविधियां संचालित है इसके बारे में उसे जानकारी प्राप्त होती रहती है, ताकि वह आसानी से गलत कार्यों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इन समितियों के उद्देश्य निम्नानुसार है। अब इन समितियों का क्या उद्देश्य है वह भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहला उद्देश्य है प्राथमिक बाजार में निवेशों के
हितों की रक्षा सुनिश्चित हेतु मध्यस्थों के विनियमन से संबंधित मामलों पर सलाह देना। देखिए, जो प्राथमिक बाजार होता है उसमें जो निवेशक होते हैं, जो निवेश होता है, उनके हितों की रक्षा किस प्रकार की जाए, किस प्रकार मध्यस्थों को नियंत्रित किया जा सके, उनका किस प्रकार से पंजीकरण हो, इसके बारे में यह सलाह देने का कार्य करती है। दूसरा है भारत में प्राथमिक बाजार के विकास से संबंधित मुद्दों पर सेबी को सलाह देना। देखिए, प्राथमिक बाजार के विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर सेबी को सलाह देने का कार्य भी ये समितियां करती हैं। देखिए, कोई कंपनी अपना पहला आईपीओ ला रही है तो उसको किस प्रकार से बाजार में लाया जाए, उस पर किस प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाए कि सही तरीके से निवेशक का हित साध्यकारी हो सके, इसके संबंध में ये समितियां सेबी को निर्देश देती है, सलाह देने का कार्य करती हैं। कंपनियों के लिए अपेक्षित प्रकटन पर सेबी को सलाह देना। कंपनियों के लिए क्या क्या चीजें प्रकट करने योग्य हैं, इसके संबंध में भी यह सेबी को सलाह देने का कार्य करती हैं। प्राथमिक बाजार में सरलीकरण एवं पारदर्शिता को प्रस्तुत करने हेतु कानूनी ढांचे में बदलाव हेतु सलाह देना। देखिए, ये समितियां प्राथमिक बाजार में सरलीकरण लाने के लिए, साथ ही साथ पारदर्शिता लाने के लिए भी कानूनी ढांचे में क्या क्या बदलाव किए जाने हैं, इससे संबंधित सलाह देने का कार्य भी सेबी को करती है। और इनकी सलाह पर सेबी कई प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन भी करती रहती है, समय समय पर वह परिवर्तन सामने लाती रहती है। देश में द्वितीयक बाजारों के विनियम एवं विकास से संबंधित मामलों के लिए बोर्ड को सलाह देना। देखिए, ये समितियां द्वितीयक बाजारों से संबंधित भी कई प्रकार की सलाह सेबी को देने का कार्य करती हैं और इनकी सलाह के आधार पर सेबी द्वितीयक बाजारों में भी कई प्रकार के नए नए नियम लेके आता है, कई प्रकार से वह नियंत्रण स्थापित करने का कार्य कर रहा है ताकि निवेशकों के हित साध्य हो सके। बच्चों, आज की वीडियो में हमने सेबी के बारे में जानकारी प्राप्त की, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की। देखिए, भारतीय सरकार द्वारा 1980 में जो शेयर बाजारों के अंतर्गत जो कदाचार सामने देखने को मिले, उसके आधार पर सेबी का गठन किया गया कि किस प्रकार इन कदाचारों से, दुराचारों से निवेशकों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए सेबी की स्थापना 1988 में की गई और 1992 से इसने कार्य करना प्रारंभ किया। इसके बारे में हमने आज यहाँ पर देखा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।